फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। देश के करीब 60% मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, यानी सबसे ज्यादा मरीज, सबसे ज्यादा बीमारियों के मामले और सबसे ज्यादा मेडिकल डेटा प्राइवेट हॉस्पिटलों के पास मौजूद है। लेकिन मेडिकल रिसर्च के मामले में यही अस्पताल फिसड्डी हैं, पीछे हैं। ताजा स्टडी बताती है ज्यादातर निजी अस्पताल बहुत कम शोध पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल रिसर्च में कहीं आगे हैं। इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, जबकि निजी अस्पतालों के पास रोजाना लाखों मरीजों से जुड़ा अनुभव है और जानकारियां जमा होती हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े डेटा और अनुभव का इस्तेमाल नई खोजों, बेहतर इलाज के लिए क्यों नहीं हो पा रहा? क्या अस्पतालों का पूरा ध्यान सिर्फ इलाज और कमाई पर है? क्या रिसर्च के लिए पर्याप्त संसाधन और जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा? रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित विषय नहीं है। ये क्यों गंभीर है, इसको समझिए। अच्छी रिसर्च से नई बीमारियों को समझने में मौका मिलता है, बेहतर इलाज खोजने में, मरीजों की देखभाल सुधारने में मदद मिलती है। अगर निजी अस्पताल अपनी रिसर्च क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो भारत दुनिया को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई जानकारियां और समाधान कैसे देगा? इसीलिए यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ओवरऑल हम दूसरे देशों की भी तुलना करेंगे अपने देश से, लेकिन ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ खास मेहमान होंगे, फिर चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, देश की 60% मरीज इलाज के लिए जिन आलिशान और चमचमाते प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, वहां बीमारियों का इलाज तो मिल जाता है, लेकिन नई बीमारियों को समझने और उन पर होने वाली रिसर्च लगभग गायब है। हाल ही में जर्नल ऑफ मेडिकल एविडेंस में छपी एक बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाली स्टडी के मुताबिक देश में कुल 49,000 मेडिकल संस्थान हैं, जिसमें से केवल 800 ही मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हैं। और जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच हुए इस अध्ययन में सामने आया है कि बिना मेडिकल कॉलेज वाले देश के ज्यादातर बड़े प्राइवेट अस्पताल साल भर में 10 रिसर्च पेपर भी पब्लिश नहीं कर पाते। आंकड़ों के इस खेल को समझें तो 5 सालों में मेडिकल कॉलेज वाले देश के टॉप 50 अस्पतालों ने औसतन 1530 पेपर्स पब्लिश किए। इसमें एम्स दिल्ली 6932 पेपर्स और सीएमसी वेल्लोर 5333 पेपर्स के साथ सबसे आगे रहा, जबकि इसके उलट बिना मेडिकल कॉलेज वाले देश के टॉप 50 प्राइवेट अस्पतालों का 5 साल का कुल औसत महज 242 पेपर्स ही रहा। जब इस परफॉर्मेंस की तुलना वैश्विक स्तर पर की गई तो भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की कलई खुल गई, क्योंकि जहां चीन के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों का औसतन 16,000 से ज्यादा पेपर्स का है, अमेरिका का 14,500, जिसमें हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंस टॉप पर हैं, और ब्रिटेन का औसत 13,500 पेपर्स, जिसमें ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन का लीडरशिप है। वहीं अकेले अमेरिका में मेयो क्लिनिक हर साल अकेले 8,000 रिसर्च पेपर जारी कर देता है, जो भारत के पूरे प्राइवेट अस्पताल सेक्टर की कुल जमा पूंजी से भी कहीं ज्यादा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के जाने माने डॉक्टर समीरन नंदी और डॉक्टर परमानंद तिवारी द्वारा की गई इस स्टडी में साफ तौर पर इस पिछड़ेपन की वजहों को भी उजागर करते हुए कहा गया है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा पर अब बड़े कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण है, जिनका मुख्य उद्देश्य शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना है, जिसके चलते शिक्षा और रिसर्च उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे चले जाते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर गहरा अफसोस जताया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में आने वाले देश के बहुसंख्यक मरीजों के इलाज से जुड़े उनके विशाल और अमूल्य क्लिनिकल डेटा को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है, जिससे पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारियों का तोड़ निकल सकता था। और ऐसा डॉक्टर के पास रिसर्च के लिए किसी इंसेंटिव के न होने, जरूरी डिजिटल हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और विशुद्ध रूप से कारोबारी प्राथमिकताओं के कारण हो रहा है। इस अध्ययन ने भारत की एक और दुखती रग पर हाथ रखा है कि मात्रा यानी कि क्वांटिटी के मामले में तो भारत दुनिया में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद चौथे नंबर पर शान से खड़ा है, लेकिन जब बात रिसर्च की क्वालिटी और वैश्विक मंच पर उसके प्रभाव की यानी कि साइटेशन की आती है तो हम 9वें नंबर पर फिसलकर गिर जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पेपर्स को दुनिया भर में वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए रेफर नहीं करते। अंत में ये स्टडी एक बेहद जरूरी और कड़ा संदेश देती है कि दुनिया भर में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट और भारत की NIRF जैसी प्रतिष्ठित रैंकिंग्स में रिसर्च की क्वालिटी ही किसी संस्थान को टॉप पर ले जाती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि अस्पताल उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च करते हैं, वही मरीजों को सबसे बेहतरीन सुरक्षित इलाज दे पाते हैं।
इसलिए अगर भारत को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में आगे बढ़ना है तो प्राइवेट अस्पतालों को अपने व्यावसायिक चश्मे को उतारकर इस छुपे हुए डेटा को रिसर्च के जरिए दुनिया के सामने लाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा सर का। पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डॉक्टर मिश्रा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डायरेक्टर जनरल AHPI के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पे। अस्पतालों का बड़ा संगठन है AHPI। डॉक्टर ज्ञानी सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये रिपोर्ट साफ तौर पर इंगित कर रही है, इस बात को क्रिटिकली एग्जामिन करने पर विवश करती है कि क्या देश के बड़े कॉरपोरेट और निजी अस्पताल सिर्फ कमर्शियल ऑपरेशंस को ही अपनी प्रायोरिटी मान रहे हैं सर, जिस कारण वो मेडिकल रिसर्च में निवेश ही कहेंगे इसे आप, चाहे समय का निवेश कीजिए, चाहे आप डॉक्टरों को प्रोत्साहन के रूप में उनका भरोसा बढ़ाइए कि रिसर्च करें, तो ये स्थिति क्यों सर? देखिए, आपने अपने आर्टिकल में 4-5 कंट्रीज को दर्शाया है, इंडिया, चाइना, USA एंड UK। तो मैं आपको एक छोटा डेटा दे रहा हूं कि इंडिया में हमारे पास लेस देन 1 बेड है पर 1000 पॉपुलेशन। चाइना में है 5.6 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, और इसी तरह से UK एंड USA में भी 2.7 के आसपास है। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हमारा जो क्लिनिकल वर्कलोड टेक्स दी प्रायोरिटी। क्योंकि अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल से कि भैया आप रिसर्च से ज़्यादा ध्यान दो, क्लिनिकल वर्कलोड देखा जाएगा बाद में, आई थिंक इट विल नॉट बी लॉजिकल। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप मेरे से पूछें तो शॉर्टेज ऑफ टर्शरी केयर बेड्स इन इंडिया इज द फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि इस शॉर्टेज के चलते लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम रिसर्च का कहते हैं। आपने दिखाया है कि जैसे एम्स में है, PGI चंडीगढ़ है, या CMC है, टाटा है, निमांस है, जिनमें फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द रिसर्च पेपर। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर प्रायोरिटी क्या है? दे कैन नॉट डू अवे विद दिस प्रायोरिटी कि हम भैया प्राइवेट हॉस्पिटल का जो लोड है उसको छोड़ो, हम रिसर्च करेंगे। अदरवाइज डॉक्टर्स की कमी नहीं है, जो एक्सपर्ट हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, दे आर वेरी वेरी कैपेबल और प्रोड्यूसिंग द रिसर्च पेपर। अगर मैं प्राइवेट के 2-3 नाम लूँ आपको, LV प्रसाद है, अमृता है, रामचंद्र है, आई थिंक दीज पीपल डू पब्लिश गुड पेपर्स। तो मेरी तरफ से ये मुख्य कारण है। और बाकी तो फंडिंग तो देखिए, टाटा वगैरह में फंडिंग आती है, विदेशों में फंडिंग बहुत आती है। तो यहाँ एक तो फंडिंग नहीं है, दूसरा वर्कलोड का प्रेशर ज्यादा है, और वही उनकी प्रायोरिटी है। इसको हम ये नहीं कहेंगे वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, प्रायोरिटी है हमें इलाज करने की। बट सर, हाँ ठीक है सर, आपके दोनों। अब देखिए, दुनिया भर की जो लैब्स और रिसर्चर्स हैं इस बात के लिए तरसते हैं सर कि उनको अलग अलग बीमारियों से जुड़े हुए बड़े और डाइवर्स पेशेंट सैंपल मिले। भारत के प्राइवेट अस्पतालों में तो, अब ये एक शब्द गलत हो या सही हो, लेकिन मेडिकल रिसर्च के मामले में तो ये सोने की खदान है। इतना बड़ा क्लिनिकल डेटा आपके पास है, और मायो क्लिनिक हर साल 13 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर रहा है। इसके बावजूद वो 8000 अकेले रिसर्च पेपर निकाल रहा है सर। हमारे यहाँ की डेटा आप इनको मिला करके देख लीजिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर? आई मीन, रिसर्च नहीं करने का कारण उस डेटा को आप सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान नहीं है। और अगर हमारे यहाँ बेड्स का अकाल है, डॉक्टर्स नहीं है, तो हमारे यहाँ तो ज्यादा शोध होने चाहिए सर। हमारे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही कह रहा कि प्रायोरिटी क्या है आपकी। प्रायोरिटी ये है कि टर्शरी केयर आपको प्रदान करनी है, और उसकी जबरदस्त कमी है। जैसे मैंने बताया, 1 बेड पर 1000, 1 बेड पर 1000 पॉपुलेशन, जब WHO कहता है 3 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, तो 1/3 डेटा है। दूसरा, मैं बता रहा हूँ कि इनसफिशिएंट फंडिंग। ऑब्वियसली द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल का ध्यान कहाँ है? ऑब्वियसली दे विल लाइक कि हम अपने मरीजों को इलाज पूरा करें, जो कमी है उसकी तरफ ध्यान दें। तो इसकी वजह से वो जो एक कल्चर होता है ना रिसर्च का, सर, एक छोटा सा इंटरवेंशन नहीं बन पाया। सर, एक छोटा सा इंटरवेंशन, यही रिपोर्ट कह रही है, जिस एम्स में सर बेड पाने के लिए मरीजों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है सर। डॉक्टर 24 घंटे दबाव में है, डॉक्टर्स के पास उठने बैठने नित्यक्रम करने तक की फुर्सत नहीं है।
वो एम्स 6,932 प्रकाशन किए हुए है सर। और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पर रोटेशन है, जहां पर आपको शिफ्ट है, आपके पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है, वहां पर 242 सर। आई मीन ये ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी मिलती है रिसर्च के ऊपर। अब ये मिश्रा साहब आपको बताएंगे। हाँ। वहां पे फंडिंग आती है और एक प्राइवेट इंसेंटिवाइज होते हैं कि भैया आपने कितने पेपर पब्लिश किए, उसकी तरफ ध्यान जाता है और इसके हिसाब से दे डिवाइड दी वर्कलोड कि कुछ हम रिसर्च करेंगे और बाकी हम अपना मरीजों की तरफ ध्यान देंगे। तो ये कल्चर इसलिए वहां बना हुआ है। पीजीआई, सीएमसी, टाटा और निमांस जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं जहाँ पे अच्छी फंडिंग है, अच्छा माहौल बना हुआ है, कल्चर बना हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस द रिसर्च पेपर्स। ठीक है सर। मैं अब डॉक्टर मिश्रा के पास चलता हूं। सर, ऐसा लग रहा है कि तर्क जो यहां पर आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भाई अगर जैसे कोई स्टूडेंट ये कहे कि साहब मेरे पास बहुत ज्यादा किताबें आ गई हैं, एक्चुअली मैं इसीलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये समस्या क्या वाकई में संसाधनों की है या फिर कमर्शियल प्रायोरिटीज की जो क्रिटिसिज्म की जाती है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए? बिल्कुल दीपक, ये जो शोध हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और हमारे संस्थानों के लिए। और मैं केवल डॉक्टर ज्ञानी की एक बात से असहमत हूँ कि बेड और उसका पेशेंट के रेशियो की वजह से ये समस्या है। मैं नहीं समझता कि बेड रेशियो, पेशेंट रेशियो की वजह से ये समस्या है। एक रिसर्च माइंडसेट होना, और हर अस्पताल को कोई भी पेशेंट अगर अस्पताल में आ रहा है, और प्राइवेट अस्पताल तो बेटर पोजीशन में है, उनके पास उतना लोड नहीं है जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। उनके यहाँ बिलिंग होती है। अब यूएस में कितनी रिसर्च है जो बिलिंग के द्वारा जो डेटा निकालते हैं और फिर उसको वो ऑडिट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो एक माइंडसेट की बात है, टाइम देने की बात है। शोध के लिए हमारे यहाँ प्राथमिकता है ही नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा बेहतर है, लेकिन और अच्छा होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है उसमें। और आप ये देखिए कि जब मैं लेक्चरर बना उससे पहले ही हम लोगों का ये होता है कि यार एक पेपर पब्लिश हो जाए तो इतनी खुशी मिलती है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे। और क्या ये चलन है इन जनरल? तो ये भी देखने की बात है कि जो संसाधन, जब जैसे डॉक्टर ज्ञानी ने कहा कि फंडिंग कोई एम्स फंडिंग नहीं देता, बहुत थोड़ी बहुत इंट्राम्यूरल ग्रांट मिल जाती होगी लोगों को। फंडिंग जनरेट करनी पड़ती है अगर, और उसके लिए आपको प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, उसके लिए समय लगाना पड़ेगा। तो वो लोग नहीं लगाने को तैयार हैं कि उसके लिए कोई समय लगाएं और उसको सबमिट करें फंडिंग एजेंसीज को, और फिर फंडिंग मिले। यूएस में जो आप मेयो क्लिनिक कह रहे हैं, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे इतना अच्छा काम होता है। या क्लीवलैंड क्लिनिक ले लीजिए, कोई भी और ले लीजिए आप। तो ये बिल्कुल सच बात है जो बट एक चीज सर इसमें, हाँ, एक चीज इसमें भी होती है सर कि हम जो मेडिकल कॉलेज वाले टॉप 50 संस्थान हैं उनका औसत अगर देखें तो वो भी सर, अगर आप बिग पिक्चर में देखें तो 1530 है। इसमें अगर एम्स दिल्ली को निकाल दें या सीएमसी वेल्लोर को निकाल दें या पीजीआई चंडीगढ़ जैसे 4 या 5 शीर्ष संस्थानों को निकाल दें, बाकी जो सैकड़ों सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर इतने सारे डॉक्टर्स हैं, जहां पर इतने सारे मरीज आ रहे हैं, एकदम वहां पर डेटा पाताल में चला जाता है सर। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकारी अस्पतालों में बहुत बढ़िया रिसर्च हो रहा है। हाँ, नहीं, मैं यही मैंने कहा आपको कि ये तो कुछ बड़े संस्थान है, डॉक्टर ज्ञानी ने भी उनके नाम लिए वो। और प्राइवेट में अगर देखें तो गंगाराम हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है रिसर्च के पेपर पब्लिकेशन के मामले में। वहां पे थोड़ा फोकस हुआ है, डीएनबी प्रोग्राम चलता है, उसमें थीसिस मिलती है तो, और उनके कुछ जो है फंडिंग भी मिल जाती है अगर प्रपोजल। आज हम प्राइवेट को भी, मैं तो आईसीएमआर की बहुत कमिटी में हूँ जिसमें रिसर्च के लिए जो लोग सबमिट करते हैं प्रपोजल, उसको अप्रूव करते हैं। तो आज हम प्राइवेट को भी अप्रूव कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट संस्थान प्रपोजल सबमिट भी करते हैं और उनको अप्रूव भी होता है। बल्कि अच्छे रिसर्च प्रपोजल की आईसीएमआर को भी बहुत दरकार है, डीबीटी को भी बहुत दरकार है। अच्छे रिसर्च प्रपोजल नहीं आते हैं, और जो भी कुछ थोड़े बहुत आते हैं वो इन्हीं संस्थानों से आते हैं कि एम्स से आ गया, पीजीआई से आ गया, जिपमर से आ गया, निमैंस से आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर हम चाइना से लेसन ले तो ठीक है,
पैसे का तो चाहिए ही, फंडिंग तो हमको चाहिए। आज आप देखिए हमारे यहाँ जो फार्मा कंपनीज हैं वो कितना फंडेड रिसर्च कराती हैं। यूएस में ये भी बहुत ज़्यादा है। आज हम देख रहे हैं कि हम दवाई ले आते हैं, उसका उपयोग शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं देखते इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं कि कम से कम उसको प्रोटोकॉल के तहत देख के एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें कि भाई इतना महंगा ट्रीटमेंट दे के क्या कुछ लाभ हो रहा है पेशेंट्स को ठीक है सर। कि नहीं हो रहा है, राइट, जो एक बहुत आसानी से किया जा सकता है ये। राइट सर, लेकिन राइट सर। इसके लिए स्टाफ भी चाहिए। प्राइवेट संस्थान रिसर्च के लिए स्टाफ एंगेज करने में बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं, कोई भी नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट वो नहीं देना चाहते। ये ऑफिसर बहुत ऐसे महत्वपूर्ण बात है सर, इसी को मैं पूछूंगा, मैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी से समझना चाहूंगा। डॉक्टर ज्ञानी, कहा यह जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका ध्यान किस तरफ है? आपका ध्यान है टीएटी पर, कमर्शियल टर्न अराउंड टाइम पर। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर का मूल्यांकन इस बात पे हो रहा है कि उसने हर घंटे कितने मरीजों को देखा या कितने ऑपरेशन किए, ताकि अस्पताल का रेवेन्यू बढ़े। उन्हें जो रिसर्च के लिए जो प्रोटेक्टेड टाइम दिया जाना चाहिए, जिसमें मरीज ना देखना हो, सिर्फ रिसर्च करनी हो, कितना मिलता है सर? और कितना उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है? जरा इस बारे में हमें बताएं। या इंसेंटिवाइज बिल्कुल नहीं किया जाता रिसर्च के लिए, ये बड़ी साफ बात बता रहा हूं मैं आपको। ये लेट मी एडमिट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा जो ध्यान है कि वो चाहते हैं कि जितने मरीज आ रहे हैं टर्शरी केयर के, हम उनका इलाज पहले करें, रिसर्च बाद में देखी जाएगी। कोई इंसेंटिव नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं लैक ऑफ कल्चर है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको जो प्राइवेट के दिए, वहां देखिए एसजीपीजीआई खैर गवर्नमेंट है, वैसे एलवी प्रसाद प्राइवेट है, अमृता प्राइवेट है, रामचंद्रा प्राइवेट है। यहाँ पे आप देखिए इंसेंटिव है एंड दे आर पब्लिशिंग द पेपर। कहीं 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 ऐसा तो नहीं है सर? जो क्रिटिक हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हो सकता है कि प्राइवेट संस्थान अपने क्लिनिकल आउटकम को सार्वजनिक करने से डरते हो, ताकि उनका पता ना चल जाए, उनकी ब्रांड वैल्यू और बिजनेस पर असर ना पड़े। उनके इलाज के परिणाम जो निकल रहे हैं, उनका गलतियों का डेटा भी तो जाएगा उसमें, जब उनके यहाँ से ये सब ऑब्जर्वेशंस बाहर निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है सर? देखिए, ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं। एनएबीएच थोड़ा बहुत करता है कि लोगों से मंगवाता है क्लिनिकल आउटकम्स, लेकिन वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा कि क्लिनिकल आउटकम शुड बी इन द पब्लिक डोमेन, उससे वो कल्चर बनेगा अपने आप। तो कुल मिला के जो मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि रिसर्च के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है इन द बिग प्राइवेट हॉस्पिटल। एक्चुअली आप देखिए रिसर्च जो बाहर हो रही है उसका डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। वी हैव टू जनरेट डेटा ऑन आवर ओन पेशेंट विच एक्चुअली विल गिव द रियल पिक्चर। तो जो मिश्रा जी कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन अब ये कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। I mean, private hospital have to be promoted. Maybe ICMR has to take some lead role and उसको लोगों से बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल से, भाई आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो ये सब मिला जुला के हमें पूरा यानी इसका एफर्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आते हैं, अब एक मोड़ ऐसा आता है ना जिसमें चाहे सरकारी डॉक्टर्स हों या प्राइवेट डॉक्टर्स हों, सब एक ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं, और वो आता है हमारी रिसर्च क्वालिटी पर। डॉक्टर मिश्रा सर, एक तो हमारे देश में, चलिए उस पर अभी थोड़ा बहुत लगाम लगने की कोशिश की है, बट पे एंड पब्लिश का जो धंधा है, जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दुनिया में नई खोजों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रमोशन की फाइल बढ़ाने के लिए भी रिसर्च पेपर छाप देते हैं जैसे तैसे। ये इनके प्रकरण है, और भारत में हजारों ऐसे फर्जी प्रीडेटरी जर्नल्स हैं सर, जो चल रहे हैं 5,000 से लेकर 10,000 से लेकर 50,000 रुपए में आपका रिसर्च पेपर छाप दिया। इस बात की तस्दीक कहां होती है? इस बात की तस्दीक होती है जब आपका इंपैक्ट फैक्टर देखा जाता है हमारे जर्नल्स का, या साइटेशंस देखे जाते हैं। उसमें हम दुनिया में फिसड नहीं है सर। यहां पर तो हम फिर भी चलो नंबर्स के मामले में 4 नंबर पे आ गए, साइटेशंस के मामले में हम 9 नंबर पर हैं। यानी कि जो सरकारी या प्राइवेट मिलकर जो छाप भी रहे हैं उसकी कोई पूछ परख है नहीं, दुनिया को उस पर विश्वास नहीं है, दुनिया उसको साइट नहीं कर रही है, उसको वैल्यूएबल नहीं मानती है। तो सर ये भी एक तरीका है कि ये जो नंबर दिख भी रहे हैं, क्वालिटी के नाम पर तो कुछ है ही नहीं हमारी रिसर्च पर। डॉक्टर मिश्रा सर? बिल्कुल 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 नहीं है। क्वालिटी के मामले में हम अपने ही पब्लिश किए हुए पेपर पर विश्वास नहीं करते, तो दूसरे क्या करेंगे उस पर विश्वास? क्योंकि हमको पता है कि हमने डेटा कुकअप किया है। और आज आप देखिए, चूंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एनएमसी का नियम है कि आपके इतना पब्लिकेशन होना चाहिए एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उसके लिए अब लोग पेपर लिखने वाले लोग पैदा हो गए हैं।
वो आपके लिए पेपर लिख के और इसी तरह के जर्नल्स में पब्लिश कर देते हैं और एनएमसी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो हर चीज़ में फर्जीवाड़ा है, ये चाहे हमें बुरा लगे लेकिन ये है और ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि क्वालिटी के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। इसमें कुछ ही संस्थान हैं जिसमें कुछ क्वालिटी की रिसर्च होती है, जिसमें टीएमएच मुंबई हो गया, एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, जिपमर हो गया, निमहंस हो गया। अदरवाइज जो जितने भी ये मेडिकल कॉलेजेस जो आपने बात की, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसमें सब में ये समस्या है, थीसिस भी क्रेडिबल तरीके से नहीं लिखी जाती हैं। वो भी लिखवा लेते हैं, आजकल लिखने वाले पैदा हो गए हैं। तो ये आपका अगर अच्छा काम हुआ है तो वो पब्लिश हो जाएगा, और चाहे वो आज से 40 साल पहले की बात हो, 30 साल की, और या आज की बात हो। अच्छा, फिर ये भी कई बार होता है, लोग ये कहेंगे साहब वेस्टर्न जो जर्नल्स हैं, जो इंडेक्स जर्नल जिनको हम बोलते हैं, जो क्वालिटी रिसर्च पब्लिश करते हैं, कि साहब वो हमारे पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। वो वही पेपर एक्सेप्ट करेंगे जो उनको अच्छे लगते हैं, क्वालिटी वाले हैं। वो बाकी पेपर वो रिजेक्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ एक तो कैसे रिसर्च प्रपोजल तैयार किए जाएं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कोर्सेज हमने किए शुरू एम्स में और चल रहे हैं। वो फैकल्टी जो नई आती है उसको इस बात का ज्ञान देना पड़ता है कि आप कैसे रिसर्च क्वेश्चन पूछें जो आपकी समस्याओं से जुड़े हुए हों, और उस पर आप करिए शोध और उस पर पब्लिश करिए। चाहे आप इंडियन जर्नल में ही करिए पब्लिश, लेकिन करिए। इंडियन जर्नल भी इंडेक्स और क्रेडिबल हैं बहुत सारे, जैसे एक नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया है जो एम्स से निकलता है, डॉक्टर नंदी ने उसकी शुरुआत करी थी। और इसी तरह से आईसीएमआर का जर्नल है, बहुत सारे जर्नल हैं, हर एसोसिएशन के जर्नल हैं, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, सर्जन्स एसोसिएशन, उसमें अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं। लेकिन अगर वो इंडेक्स नहीं होंगे तो वो साइटेशन में नहीं आ पाते हैं। ये भी समस्या है। लेकिन एक लेवल पे हम जब आ जाएंगे, जैसे चीन है, चीन में भी ये समस्या थी। ऐसा नहीं है कि चीन आज आगे आ गया, लेकिन उन्होंने इस पे फोकस किया। आपको पता होगा मेरे ख्याल से दीपक जी कि चीन हमारे यहाँ के लोगों को, पोस्ट डॉक्टरल लोगों को रिसर्च के लिए एंगेज करता है, पैसे देता है। जो अमेरिका से रिसर्च का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, भारत में उनको कुछ जॉब नहीं मिलता है, वो चीन में काम कर रहे हैं लोग। भिन्न चीन में कैश फॉर पब्लिकेशन है। चीन में इतने कड़े इंसेंटिव पॉलिसी है, अगर किसी डॉक्टर का बड़े पब्लिकेशन में छप जाता है, माना नेचर में छप गया, लैंसेट में छप गया, दुनिया के टॉप जर्नल्स में छप गया, तो उसको इतना बोनस दिया जाता है, इतनी बड़ी लैब उसको दे दी जाएगी, इतना तुरंत उसका प्रमोशन हो गया। मतलब वहां पर रिसर्च एक प्रेस्टीज है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ठीक उल्टा कल्चर है। हमारे यहाँ बड़ा डॉक्टर कौन है जिसकी ओपीडी में ज्यादा भीड़ है साहब? बड़ा डॉक्टर कौन है जिसका ओपीडी के बाद वो अपना प्राइवेट में प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो कितने कंसल्टेशन दे रहा है, वो कितने, तो इस तरह से उनका आंका जाता है। चीन में कल्चर बिल्कुल अलग है, क्लिनिकल रिसर्चर के रूप में वहां के प्रख्यात करते हैं। तो हमारे यहाँ ये कब होगा डॉक्टर ज्ञानी? और ये घोड़ा गाड़ी ये कैसे चलेगी? हमारे यहाँ प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस ही भगवान है हम लोगों के लिए, और चीन में या दूसरी जगह पर हम देखते हैं रिसर्च ही करियर है। अगर आपका रिसर्च नहीं है तो कौन सा करियर? देखिए, इंसेंटिव्स बार बार सभी लोग, हम दोनों कह रहे हैं कि इंसेंटिव्स हमारे यहाँ नहीं है। फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेजेस की आपने बात की, वहां पे एनएमसी को लीड रोल लेना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रक्चर। इसी तरह से आईसीएमआर को थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि हाउ डू दे प्रमोट एंड मे बी इंसेंटिवाइज और गिव सम फंडिंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। ये पॉसिबल है, लेकिन किसी ने कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये ऐसे काम चलता रहेगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत है। वो कह रहे हैं भाई हम तो बहुत बिजी हैं, रिसर्च कहाँ करेंगे? यही आप कहानी सुनेंगे हर जगह। तो प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है, इंसेंटिव बिल्कुल नहीं है, इसलिए कल्चर कोई सेटअप नहीं हो पाया है। तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने दो नाम लिए, एनएमसी एंड आईसीएमआर। एब्सोल्युटली सर। थोड़ा सा जाते जाते एक बड़ी इशू हमारे यहाँ ये भी है ना कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ डेटा भी नहीं है। अच्छा, इस पे तो देखिए बतौर जर्नलिस्ट मुझे भी एक बात को मानना पड़ेगा कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ डेटा आता है तो फिर हम लोग ही सवाल उठाते हैं कि भाई उस हेल्थ डेटा का क्या होगा, और उठने लाजमी है, क्योंकि वो हेल्थ डेटा का अगर कहीं उसका मिसयूज हो गया, वो लीक हो गया, किसी गलत हाथों में चला गया, तो फिर तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। चीन जैसे जो देश हैं वहां पर स्टेट लेड बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर किसी रिसर्चर को माना कैंसर के 50,000 मरीजों का पैटर्न देखना है तो उसके पास तुरंत मौजूद है,
एक क्लिक पे उसको पूरा का पूरा क्लिनिकल डेटा मिल जाएगा, वो अपना पेपर तुरंत तैयार कर सकता है। हमारे यहाँ देखिए, मिश्रा सर इसको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, हमारे यहाँ ओपीडी में पर्चियाँ हाथ से लिखी जा रही हैं। प्राइवेट अस्पताल अपना डेटा देना नहीं चाहते, वो तिजोरी में बंद कर देते हैं वो, क्योंकि उनको डर है कि डेटा अगर कहीं गलत रूप में बाहर चला गया तो कहीं अस्पताल की बदनामी ना हो जाए। तो एक लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोलते हैं ना डेटा, वो है ही नहीं। जब तक डेटा व्यवस्थित नहीं होगा, रिसर्च कैसे होगी? मिश्रा सर, क्या समाधान होगा इसका? डेटा कैसे एकीकृत होगा? नहीं, बिल्कुल डेटा एकीकृत करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने अपने लेवल पे, जैसे हमारे यहाँ, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सर्जरी डिपार्टमेंट में 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट अपना ऑडिट करते हैं, वीकली ऑडिट करते हैं, मंथली ऑडिट करते हैं, ईयरली ऑडिट करते हैं। और उसको हम देखते हैं कि हमारा इन्फेक्शन रेट क्या रहा, हमारी मॉर्टेलिटी क्या रही, हमारी मॉर्बिडिटी क्या रही। आपको आश्चर्य होगा कि अधिकतर हॉस्पिटल्स में कोई ऑडिट नहीं होता है। केवल अगर कोई अनयूजुअल आउटकम हुआ, अनटूवर्ड आउटकम हुआ है, तो उस पर एक कमेटी बन जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि क्यों ये इसकी डेथ हुई। अदरवाइज, या कोई किसी की कंप्लेंट हुई तो हो जाएगा। रूटीन में मेडिकल ऑडिट, सर्जिकल ऑडिट हमारे यहाँ चलन है ही नहीं। ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि एम्स में जब मैंने सीनियर रेजिडेंट भी ज्वाइन किया 1980 में, हमारे यहाँ ये चलन तब से है कि हर यूनिट अपना ऑडिट करती है, तो उससे हम सीखते हैं, उसी से पब्लिकेशन भी निकलते हैं, क्वालिटी पब्लिकेशन भी निकलते हैं, और जो समस्याएं हैं उस पर हम अपना एक रिसर्च क्वेश्चन पूछते हैं और उसका उत्तर लिखते हैं। और हमने इट मे नॉट बी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो हमने करी हो एम्स में, बहुत सारी, जो इसमें शायद शामिल भी नहीं होगी इस डेटा में जो डॉक्टर नंदी ने पब्लिश किया है ये पेपर, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमने उससे अपनी प्रैक्टिस चेंज की और पेशेंट्स को लाभ हुआ उससे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी पेशेंट, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, एक एक पेशेंट जो घुस रहा है आपके ओपीडी के माध्यम से, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिलिंग हो रही है, होता है यूएस में इसी तरह से डेटा जनरेट होता है। और उसके बाद उसको उपयोग करें, कॉन्फिडेंशियलिटी आप रखिए। अब देखिए, एक प्रश्न आपने किया था, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं पब्लिश करते, या कोई भी हॉस्पिटल क्यों पब्लिश नहीं करता, क्योंकि उनके सर्जिकल इन्फेक्शन रेट्स क्या हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन रेट क्या है। ये बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूएस में आप देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स को ये पब्लिश करना पड़ता है कि आपके इन्फेक्शंस क्या हैं, आपके आउटकम्स क्या हैं। तो ये ऐसे नहीं है, तभी इसमें क्वालिटी आएगी। लोगों को जब लगेगा कि हाँ, हमको ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमको मॉनिटर किया जा रहा है, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक रिसर्च माइंडसेट आवश्यक है कि हम जो भी करें वो खाली न जाए। और इतने पेशेंट्स हमारे, हमको तो रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादा डेटा निकलना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलता है, क्योंकि हम वॉल्यूम करते रहते हैं। फिर भी कम वॉल्यूम के साथ अमेरिका का क्रेडिबल ज़्यादा है, चीन का ज़्यादा है। चीन में चलो नंबर्स भी हैं, लेकिन चीन का ज़्यादा है। एब्सोल्युटली सर, हम दुनिया की फार्मेसी हैं। ये देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, कितनी बड़ी आयरनी है कि हम दुनिया की फार्मेसी खुद को कहते हैं, लेकिन हम नई दवाएं खोजने के मामले में, नई बीमारियां खोजने के मामले में कितना पीछे हैं। भारत नई दवाओं की खोज के मामले में 2 से 3% ही है। अमेरिका अकेला 45% पर बैठा हुआ है नई दवाओं की खोज के मामले में। ईयू और यूरोप और चीन ये भारत से काफ़ी आगे हैं, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम हैं। कितनी दवाएं भारत में, नई दवाएं आ रही हैं, नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एडवांस थेरेपीज अप्रूव हो रही हैं। आप डेटा उठा करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम कितना पीछे हैं। तो इन सब में हमको आना पड़ेगा। दुनिया को मरीजों की संख्या तो बहुत दे रहा है भारत, ये स्टडी को अगर हम सम अप करें, लेकिन नया शोध नहीं दे रहा, नई बीमारियों की पहचान नहीं दे रहा, और नए मरीजों के इलाज की व्यवस्था नहीं दे रहा है। जबकि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितनी विविधताएं बीमारियों की हमारे यहाँ हैं, उतनी विविधताएं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बस थोड़ा सा हमें अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और एक रिसर्च का कल्चर बनाना पड़ेगा, ताकि हमें इस मामले में विश्व गुरु बनने से हम यूं बस इतना दूर हैं। अगर सब थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएं, पर देखते हैं सूरत हाल कैसे बदलेगा। मिश्रा सर कुछ कह रहे थे? क्विकली ये कहूँगा दीपक जी, रिसर्च के लिए कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रिसर्च अंदर से आती है, इंटरेस्ट अंदर से आता है। इंटरनल मोटिवेशन अगर नहीं होगा
तो आप एम्स में अब हम देते हैं कुछ इंसेंटिव, अगर पेपर अच्छा पब्लिश हो गया इंडेक्स जर्नल में, नाउ वी आर गिविंग सम इंसेंटिव, मॉनिटरी इंसेंटिव, लेकिन मॉनिटरी इंसेंटिव के लिए कोई रिसर्च नहीं करता है, ये इंटरनल मोटिवेशन से होता है। और डॉक्टर ज्ञानी कह रहे हैं आईसीएमआर करे, अरे भाई आप रिसर्च प्रपोजल तो सबमिट करो, आईसीएमआर तो फंड देने को तैयार है आपको, आप रिसर्च प्रपोजल ही नहीं सबमिट कर रहे तो आईसीएमआर क्या करे? नहीं सर, वो अंदर से बात भी तभी आएगी ना सर, अंदर से बात भी तभी आएगी जब भारत में वो कल्चर हो कि यार इस बंदे का रिसर्च पेपर छपा है तो यार इसको चलो आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ तो एक फ्यूडलिज्म भी है ना सर, हमारे यहाँ तो हर चीज, अब बहुत सारे लोग बुरा भी मानेंगे, एचओडी जो है बैठे हुए हैं, रिसर्च करेगा जूनियर डॉक्टर, दिन रात डेटा जुटाएगा जूनियर डॉक्टर, एचओडी साहब उस पर अपना नाम लगा देंगे ऑथर का और भेज देंगे। ये भी एक इशू है। डॉक्टर ज्ञानी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? थोड़ा सा काम एनएबीएच कर सकता है, जो कि एक तरह से सेमी रेगुलेटरी बॉडी है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे, और हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बहुत पुअर चल रहा है, अगर ये दोनों संस्थाएं भी थोड़ा सा अपने ध्यान दें तो रिसर्च का कंपोनेंट इसमें है बाय द वे, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और विमर्श का विषय भी नहीं है भारत में। कितने चैनल्स हैं जहां पर आप इस रिसर्च पर चर्चा देख रहे हैं, प्राइम टाइम में आधा घंटे की चर्चा आप कहां देख रहे हैं? इस देश का मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है इस तरह के विषयों को उठाने में, इतना, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद सारगर्भित नॉलेज नहीं है, रिसर्च के बारे में अता पता नहीं है, तो फिर कहां से होगा? एक कल्चर सब तरह से बनना होगा। हमारे संस्थान, हमारा मीडिया, हमारा जो सरकारी और गैर सरकारी तंत्र है, सबको मिलकर के एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बनना पड़ेगा, तभी शायद बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर ज्ञानी, थैंक यू सो मच आप दोनों के समय के लिए।